हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का परिचय। जो इसके पहले वाली वीडियो थी वो भी आप देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। अगर हम बात करेंगे आज की, तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का परिचय। जो हमारा सेकंड क्लास है, आज देखेंगे हम जो भी इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के परिचय में वो देखेंगे। जैसे बात आती है कि जो मध्य प्रदेश की भाषा भाषा के बारे में आती है, तो मध्य प्रदेश की राज्य भाषा क्या है। तो देखो, राज्य भाषा राज्य की आधिकारिक जो भाषा है, दो भाषाओं को आधिकारिकता तौर पर अपनाया गया है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा, तो जो मध्य प्रदेश में आधिकारिक तौर पर जो अपनाई गई है वो पहली है हिंदी, और दूसरे नंबर पे आपकी सिंधी। दूसरे नंबर पे क्या आएगी आपकी, पहले तो हो गया आपका हिंदी और दूसरे नंबर सिंधी भाषा आएगी आपकी। और याद रखना, अगर दोनों ऑप्शन, चार ऑप्शन में से ए बी दोनों ऑप्शन हैं तो आप हिंदी को टिक करेंगे, क्योंकि प्रमुख हिंदी है हमारी। ठीक है। अब इसके बाद और भी भाषाएं बोली जाती हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में बोली जाती है, बताते हैं। कई क्षेत्रों में संस्कृत संस्कृत भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। जो मैक्सिमम आबादी है वो ए भी बोलती है, जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया और मराठी हो गया। और ठीक है, इस भाषाएं भी बोली जाती है। अगर बात करें क्षेत्रीय बोली की, ठीक है, अगर बात करें क्षेत्रीय बोली की, तो भाषा होगी हिंदी और सिंधी। ठीक है। अगर क्षेत्रीय बोली की बात करें कि अलग अलग क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, क्षेत्रीय बोली। अगर हम क्षेत्रीय बोली की बात करें तो हमारा, आप जानते हैं, बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, तो यहाँ लिखेंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है, बुंदेली। यहाँ पर क्या है, जिस क्षेत्र है हमारे, और ये क्या है, बोली। अगर बात करेंगे हम बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में क्या, बुंदेली बोली जाएगी, बोली जाती है। ठीक है। अगर बात करें इसके बाद, हम बात करेंगे मालवा में। अगर मालवा क्षेत्र की बात करें तो उसमें मालवी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, अगर जैसे पहला हो गया बुंदेलखंड, दूसरी बात करें अगर मालवा मालवा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर मालवी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, मालवी। अगर ये क्षेत्रीय बोली है, क्षेत्रीय बोली एक अपने क्षेत्र में बोली जाती है। क्षेत्र बदलने से आपकी बोलियां बदल जाती हैं। ठीक है। और ठीक है, आप समझ भी नहीं सकते, इस टाइप की बोलियां आ जाती हैं वहाँ पर। ठीक है। अगर बात करें हम निमाड़ निमाड़ में बात करें तो निमाड़ी बोली जाती है, निमाड़ क्षेत्र में। अगर बात करें निमाड़, तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में आपकी निमाड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, निमाड़ी। एग्जाम में सिंपल आ जाता है कि आप मालवा क्षेत्र में बताइए कौन सी भाषा बोली जाती है, मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है। कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है। भाषा तो हिंदी और सिंधी, कई जगह संस्कृत उर्दू भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है। ठीक है। अब कुछ क्षेत्रों में आबादी इनकी भी बढ़ी हुई है। ठीक है। अगर बात करें आधिकारिक तौर पर तो हिंदी और सिंधी ही है। ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों साथ में आए, चार ऑप्शन में दो ऑप्शन ये भी रहे, तो आप हिंदी टिक करना, क्योंकि आधिकारिक तौर पर सबसे पहले हिंदी को अपनाया गया है। ठीक है। अगर बात करें, और फिर दूसरा सिंधी भी है, लेकिन अगर बात करें चौथी बोली की हमारी, तो बघेलखंड और दक्षिण पूर्व में आपकी बघेली बोली जाती है। बघेलखंड बघेलखंड और दक्षिण पूर्व में, बघेलखंड और दक्षिण पूर्व में अगर बात करें, बघेलखंड और दक्षिण पूर्व क्षेत्र की बात करें आपकी अगर, तो आपकी क्या बोली जाती है, बघेली बोली जाती है। ठीक है। बघेली बघेली बोली। ये तो हमारी भाषाएं हो गई। ठीक है। आप क्षेत्रीय बोली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर बात करें आदिवासी बोलियां, तो आदिवासी भी बोलियां कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। जो आदिवासी लोग रहते हैं वो अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, तो उनकी वो भाषाएं कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर लिखते हैं हम, आदिवासी बोलियां। आदिवासी बोलियां। अगर आदिवासी बोलियों की हम बात करें तो सिंपल हमारा क्या आएगा, तेलुगु। एक तो जो तेलुगु साइड लोग रहते हैं, यहाँ दक्षिण साइड रहते हैं, तो वहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। कुछ आदिवासी लोग तेलुगु की आ जाते हैं। ठीक है। तो तेलुगु बोली जाती है, भीली बोली जाती है, गौंडी बोली जाती है, कोरकू बोली जाती है, नहली, निहाली या नाहली समूह, मतलब कुछ जो आदिवासी समूह है उनके द्वारा ये बोली जाती है, आदिवासी। ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहला क्या आएगा हमारा, तेलुगु। तो कुछ आदिवासी तेलुगु बोलते हैं मध्य प्रदेश में। अगर कुछ की बात करें तो कुछ कुछ भीली बोलते हैं, विलोडी बोलते हैं उसको, इसको भीली भीली या विलोडी बोलते हैं इसको, विलोडी। ठीक है। इस टाइप्स की आपकी आ जाएंगी। अगर बात करेंगे तीसरी की, तो गौड़ी आ जाएगी, तीसरी गौड़ी। ठीक है। अगर गौड़ी के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा आपका, कोरकू। कोरकू एक आपकी बोली है जो
आदिवासी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय बोली है जो अब एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अगर बात करें इसकी बात की तो एक नहली बोली आती है जो आदिवासियों द्वारा बोली जाती है, नहली, ठीक है। तो नहली हो गया आपका, गोंडी हो गया, कोरकू हो गया। तो इस टाइप की आप एक निहाली होती है, इसको नाहली भी बोलते हैं, निहाली या नाहली, निहाली या फिर नाहली भी लिख सकते हैं, कई जगह नाहली बोलते हैं उसको, ठीक है। तो निहाली और नाहली, नाहली बोल सकते हैं उसको। अगर बात करेंगे हम, ठीक है, तो इस टाइप की आप जो ये बोली जाती है आदिवासी समूह, आदि यहाँ पे समूह क्षेत्र, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आदिवासी समूह क्षेत्र से बोली जाती है। आदिवासी समूह क्षेत्र में ये बोलियां होती हैं कौन सी, तेलुगु, बीली। और इस टाइप से आपको बता दिया कि जो बोलियां होती है बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती, मालवा में मालवी बोली जाती, निमाड़ में निमाड़ी बोली जाती, वघेलखंड और दक्षिण पूर्व में बोली जाती। दक्षिण पूर्व आप समझते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्व की बात, इस साइड की बात कर रहे हैं, एक दक्षिण होगा, इस साइड पूर्व हो गया, मान के चलो यहाँ पर आपका दक्षिण है, यहाँ पर पूर्व है। तो आपके जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो दक्षिण पूर्व की में बोली जाती है आपकी कौन सी, बघेली और बघेलखंड। बघेलखंड में बघेली बोली जाती है, दक्षिण पूर्व में भी बघेली बोली जाती है। अगर इसके आगे की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी की बात करें हम कि कौन सी है, यहां पर इसको मिटाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, देखो मध्य प्रदेश की बात हो रही तो मध्य प्रदेश बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी आपको पता है क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़, जो पचमढ़ी में है उसकी धूपगढ़ चोटी है जो पचमढ़ी, वो आपकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की, ठीक है। तो 1350 मीटर है कुछ, ठीक है। धूपगढ़ पचमढ़ी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या है सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़ पचमढ़ी, ठीक है। धूपगढ़ और पचमढ़ी की आपकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है आपकी 1350 मीटर। अगर बात करें इसकी ऊंचाई करें तो 1350 मीटर। अगर फुट में बात करें, आपके फीट में बात करें तो क्या आएगा आपका? 4429 फीट, 4429 फीट, ठीक है। तो इस टाइप की धूपगढ़ पचमढ़ी चोटी आपकी सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। अगर बात करेंगे कि आपका 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र कितना है, जो वन क्षेत्र दर्ज किया गया, तो आपका राज्य में वन क्षेत्र, राज्य वन क्षेत्र, आपको पता है पूरा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसके 1/3 हिस्सा में वन क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राज्य वन क्षेत्र बोल देंगे हम, क्या यहाँ पर राज्य वन क्षेत्र, ये क्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, 2011 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? राज्य वन क्षेत्र। अगर वन क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका इस टाइप से राज्य वन क्षेत्र, और जो राज्य के कुल क्षेत्र का 30.72% है, क्योंकि 1/3 हिस्सा बोला हमने, तो 30.72% है पूरे टोटल, ठीक है। राज्य का जो हमारा एरिया है उसके 30.72% आपका टोटल क्षेत्रफल का आपका वन क्षेत्र है, 1/3 भाग में आपका वन क्षेत्र है। अगर बात करेंगे तो भारत में जो टोटल वन क्षेत्र है उसमें मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का कितना हिस्सा है, तो 12.30% हिस्सा किसका है? मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का। अगर बात करेंगे राज्य में दर्ज वन क्षेत्र कितना एरिया में आपका वन क्षेत्र है, राज्य में दर्ज वन क्षेत्र, अगर टोटल एरिया की बात करेंगे तो कितना है आपका? 94,689 वर्ग किलोमीटर, 94,689 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें 30 दशमलव, क्या टोटल, अगर राज्य के टोटल क्षेत्र की बात करें, अगर टोटल राज्य के क्षेत्र की बात करें, आपका जो क्षेत्रफल था टोटल राज्य का क्षेत्रफल, उसके कितना % है? तो राज्य के क्षेत्रफल का कितना है? राज्य के क्षेत्रफल का 30 दशमलव, ठीक है। राज्य के क्षेत्रफल का 30 दशमलव कितना है? 772%। राज्य के क्षेत्रफल का 30.72% वन क्षेत्र है, ठीक है। राज्य के क्षेत्रफल कितना है? 30.72, ठीक है। अगर बात करेंगे भारत का जो टोटल वन क्षेत्र है उसमें मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का कितना योगदान है, तो आप पढ़ चुके हैं कितना? 12.30। भारत के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का परसेंटेज या प्रतिशत कितना है?
आंसर क्वेश्चन आ सकता है 12.30%। ठीक है, 12 दशमलव क्या हो जाएगा आपका 30%। तो जी आप बोल सकते हैं जो मध्य प्रदेश का टोटल जो एरिया है आपका, टोटल क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, उसका 1/3 मतलब 30.72% पर आपका क्या है वन क्षेत्र है। अब वन क्षेत्र को सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश वन क्षेत्र को मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं हम आपको बताएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन के अनुसार क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश शासन के अनुसार वन क्षेत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो मध्य प्रदेश शासन के अनुसार वन क्षेत्रफल को या वन क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे अगर फर्स्ट वाला देखा जाए और सेकंड वाला और थर्ड वाला, तो सबसे फर्स्ट वाला आता है हम आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र जो रिजर्व एरिया बोलते हैं आपको, आरक्षित क्षेत्र, अनरिजर्व एरिया, सॉरी आरक्षित, यहाँ पर रिजर्व एरिया हो जाएगा, आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र रिजर्व एरिया। ठीक है, और अगर देखेंगे अगर दूसरे नंबर का संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, एक संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा आपका। और जो तीसरा भाग हो जाएगा वो आपका उपलब्ध क्षेत्र, उपलब्ध वन हो जाएगा। ठीक है, उपलब्ध वन। ठीक है, तो जो कुछ आरक्षित क्षेत्र है, कुछ संरक्षित क्षेत्र है और कुछ है आपका, या वन बोल सकते हैं, आरक्षित वन, वन क्षेत्र है तो वन बोलेंगे, आरक्षित वन हो जाएंगे। दूसरा आपका संरक्षित वन हो जाएगा और उपलब्ध वन हो जाएगा। अगर परसेंटेज की बात करें कि आपका जो टोटल परसेंटेज उसमें कितना कितना परसेंट कौन सा है, तो 65.3% क्या आ जाएगा आपका, 65.3% आपका आरक्षित या रिजर्व आपका वन आ जाएगा। अगर बात करेंगे इसका तो 32.89% या 32.89% क्या है, 84 कर लो, यहाँ पर 84 कर लो क्योंकि वहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 65.3% या 32.84%। ठीक है, इस टाइप का। अगर बात करेंगे हम इसके आगे की, तो 0.18% क्या हो जाएगा आपका उपलब्ध जो वन रहेगा। संरक्षित वन 32.84 या 84, और आरक्षित वन 65.3 या 65.3% या 32, और जी संरक्षित 32.84, ये हो जाएगा आपका उपलब्ध वन 0.18 या 0.18%। तो आपका ये वंचित्र आ गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है आपका। ठीक है, अगर इसकी बात इसके आगे की बात करें हम, तो इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राज्य में 3 स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय वो कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं, तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम, बेसिक क्रिकेट हमारा राज्य खेल नहीं है, राज्य खेल हमारा मलखंभ है, जो 2013 में आधिकारिक तौर से अपनाया गया था। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोकप्रिय जो खेल है वो आपका हर गली और हर मोहल्ले में खेला जाता है। ठीक है, सब लोग खेलते हैं बचपन में तो, और वैसे बड़े लोग भी खेलते हैं। तो क्रिकेट आपका क्या है, एक लोकप्रिय खेल है। ठीक है, क्रिकेट लोकप्रिय खेल है। तो कुछ क्रिकेट मध्य प्रदेश में कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में आपको पता होना चाहिए 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। सबसे पहला है नेहरू स्टेडियम जो इंदौर में, मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, अगर हम बात करें पहला स्टेडियम की बात करें तो हमारा आएगा नेहरू स्टेडियम जो इंदौर में है आपका, नेहरू स्टेडियम। हम इसके बाद एयरपोर्ट देखेंगे, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट है जो चालू हालात में है। ठीक है, अब कुछ बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, लेकिन जो अभी चल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे डोमेस्टिक हो, मतलब इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो। ठीक है, तो नेहरू अगर स्टेडियम की बात की जाए, नेहरू क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है आपका, इंदौर जी, कहाँ पर है, इंदौर में, सॉरी कहाँ पर है, इंदौर।
अगर दूसरी बात करें नेहरू स्टेडियम हो गया अगर आपका, अगर देखा जाए रूप सिंह स्टेडियम जो आपका ग्वालियर में है, रूप सिंह, ये सब है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय जहाँ पर हम दूसरे देशों की टीमें खेलने के लिए आती हैं, ठीक है। रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम देखा जाए तो कौन सा है आपका मध्य प्रदेश में जी, कहाँ पर है? अगर रूप सिंह स्टेडियम की बात करी जाए तो यह आपका ग्वालियर, ठीक है। और हिंदी में भी लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंदौर, यहाँ ग्वालियर, ठीक है। तो ये इंदौर में हो गया, ये ग्वालियर में हो गया। अगर तीसरी बात करें, तीसरा हमारा जो एयरपोर्ट, वो सॉरी स्टेडियम है जो हमारा तीसरा है वो आपका, वो भी इंदौर में है और वो है होलकर स्टेडियम। क्या है? होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम जी कहाँ पर है आपका? इंदौर, या इंदौर इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये तीन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कितने हैं आपके? तीन, याद रखना आपके तीन। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात करी जाए तो तीन है, ठीक है। अभी जो अभी तक के आंकड़े हैं उनमें तीन ही है, आगे बन जाएंगे तो आंकड़े भी करेक्ट कर लेंगे। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के जो फेमस 5 एयरपोर्ट हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मीन्स होता है जो आपके भारत के अंदर ही आप पहुंच सकते हो वहाँ से। जैसे आप एक जगह बैठेंगे, एक एयरपोर्ट से बैठेंगे और दूसरे अपने भारत के ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, तो वो डोमेस्टिक, मतलब घरेलू यूज कर सकते हैं हम। घरेलू मतलब वो अपने घर का नहीं, मतलब जो हम भारत के अंदर ही कहीं पे भी जा सकते हैं किसी भी स्टेट में। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वो होते जो हमारे भारत से तो उड़ान भरेंगे लेकिन विदेशों में जाते हैं वो, तो हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट। डोमेस्टिक का मतलब समझते हैं जो अपने देश के अंदर ही आपको फ्लाइट या फ्लाई करवाते हैं या फिर छोड़ते हैं। अपने यहाँ से आप बैठेंगे तो दूसरी जगह अपने देश के अंदर ही छोड़ेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय। मतलब दूसरे देशों में जो एयरपोर्ट्स, जहाँ जिस एयरपोर्ट से दूसरे देशों में उड़ानें नहीं भरी जाती हैं, या जहाँ के हवाई जहाज़ दूसरे देशों में नहीं जाते, केवल अपने भारत में ही उनका ट्रेवल चलता है, तो वो क्या होते हैं? हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे भारत से विदेशों में जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से हमारे हवाई जहाज़ या फिर बोल सकते हैं प्लेन, जहाँ से हमारे कहाँ जाते हैं? दूसरे देशों में, तो हमारे को क्या कहलाते हैं? वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि सबसे पहला है राजा भोज एयरपोर्ट, या बोल सकते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो कुछ स्टेट जो एयरपोर्ट के काम चल रहे हैं, लेकिन अभी जो चालू हालत में वो 5 ही हैं। मध्य प्रदेश के 5 एयरपोर्ट। सबसे पहले की बात करें हम तो कौन सा है हमारा? भोपाल का आ जाएगा, भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है आपका? भोपाल, ठीक है। तो ये अगर बात करें ये कैसा है, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो ये आपका इंटरनेशनल है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय है आपका एयरपोर्ट रहेगा। ये कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रहेगा ये आपका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय लिख सकते हैं यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल लिख दो, ठीक है, कुछ भी। और अगर बात करेंगे हम इस भोपाल का, तो हो गया राजा भोज एयरपोर्ट हमारा भोपाल में। अगर बात करेंगे इसके अगले की, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर, तो आप समझ गए होंगे होलकर स्टेडियम इंदौर में है, तो भैया होलकर नाम जोड़ा है तो क्या आएगा आपका? ये भी इंदौर का ही होगा। तो लिखेंगे हम इंदौर में कौन सा? देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। तो होलकर नाम जोड़ा तो होलकर से आपके 2 याद हो जाएंगे, होलकर स्टेडियम इंदौर और होलकर एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? इंदौर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। ये भी कैसा है आपका? इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं। ये कैसा है? इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय, जो विदेशों में जा सकता है यहाँ से प्लेन, ठीक है। अगर बात करेंगे थर्ड, अगर थर्ड की बात करेंगे तो आपको पता है तीसरा हमारा जबलपुर में है। जबलपुर में कौन सा है? जबलपुर एयरपोर्ट, यहाँ लिखेंगे जबलपुर एयरपोर्ट, जबलपुर एयरपोर्ट। ये सब क्या है? डोमेस्टिक, जो अपने भारत के अंदर ही उड़ान भरते हैं।
तो भारत के अंदर भरकर उड़ान भारत में के अंदर ही लैंड करते हैं, मतलब किसी और राज्य में या कहाँ जहाँ भी आपको जाना है। तो जबलपुर एयरपोर्ट का क्या हो जाएगा जी, कहाँ पर है, जबलपुर में, जबलपुर में है। और ये डोमेस्टिक है, मतलब ये विदेशों में नहीं जाता यहाँ से प्लेन, डोमेस्टिक, ठीक है। डोमेस्टिक आपका एयरपोर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अगर बात करेंगे हम चौथे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपका आ जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर में राजमाता राजमाता विजया राजे सिंधिया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे राजमाता, पार्क भी बना है राजमाता विजया राजे सिंधिया का, राजमाता विजया राजे सिंधिया, राजमाता विजया राजे सिंधिया, याद रखना। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, ग्वालियर में है। ग्वालियर में एयरपोर्ट कौन सा है, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, कहाँ पर है, ग्वालियर। राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर, एयरपोर्ट जी कहाँ पर है, ग्वालियर। ये भी कैसा है आपका, डोमेस्टिक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, यहाँ से विदेशों में प्लेन नहीं जाती यहाँ से, ठीक है। अगर पांचवें की बात करें तो आपका है क्या, खजुराहो। खजुराहो जो विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था इसको, ये भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है, खजुराहो जी, डोमेस्टिक है। और खजुराहो एयरपोर्ट बोलते हैं इसको, खजुराहो, कौन सा, खजुराहो एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, खजुराहो एयरपोर्ट कहाँ पर, खजुराहो एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका, खजुराहो में। आपको पता है खजुराहो भी विश्व धरोहर में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। खजुराहो ये भी क्या है, डोमेस्टिक, अपने भारत के अंदर ही भेजता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। तो आपके 2 एयरपोर्ट हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय, 3 हैं आपके डोमेस्टिक, और ये 5 आपके एयरपोर्ट हैं जो चालू हालत में मध्य प्रदेश में फेमस हैं। और आपको हमने स्टेडियम बता दी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वो नेहरू स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम और होलकर स्टेडियम। अब इंदौर में 2 हैं, कौन से, नेहरू और होलकर, ठीक है। अगर बात करेंगे ग्वालियर का तो रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। अगर हम इसके लेक्चर देख लें, कितना टाइम हो गया इसका, तो काफ़ी टाइम हो गया, 22 मिनट हो गया। तो ये लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और भी चीज़ें, क्योंकि हम लेक्चर को बोरिंग नहीं बनाना चाहते, छोटा छोटा लेक्चर रखेंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इस लेक्चर में यहीं तक, थैंक यू।